यहाँ पे जितने भी बिहार के स्टाफ नर्स की तैयारी आप लोग कर रहे हो, बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहाली गजब की आने वाली है। उससे पहले आपको अपनी पढ़ाई को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहाली आएगी तो अब ऐसा नहीं है कि जो 2 साल 3 साल बहाली में लगता था, अब वो 2 से 3 साल बहाली में नहीं लगने वाला है। ठीक है, अगर ये बहाली आपके जनवरी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, अप्लाई शुरू हो जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि चुनाव होने से पहले सबको जो है नियुक्ति पत्र ऑफर लेटर मिल जाने वाला है, क्योंकि सब कोई दिखाना चाहता है कि हम ये काम किए हैं, ये काम किए हैं। तो अभी मौजूदा सरकार भी दिखाएगी कि हमने इतना वितरण किया, इतना हमने स्वास्थ्य विभाग में इतना लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया। और इसके लिए बजाबते जो है वो लोग, आप लोग जानते भी हैं कि एक कार्यक्रम रखते हैं जिसमें नियुक्ति पत्र वितरण करते हैं। तो अगर ये बहाली जनवरी फरवरी में आती है, तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग का जॉब जो है पिछले आगे 6 से 7 महीने में मिल जाएगा इस स्टाफ नर्स का। ठीक है, भले ही फिर से बाद में जॉब निकाली जाएगी वैकेंसी चुनाव के बाद, लेकिन चुनाव से पहले अगर वैकेंसी आ जाती है, वो भी खासकर जनवरी फरवरी में, तो आप लोग को चुनाव से पहले, जो कि चुनाव भी आपके अगस्त सितंबर में होने वाले हैं, तो उससे पहले आपको जो है मिल जाएंगे नियुक्ति पत्र। ठीक है ना, तो इसलिए आपको पहले से तैयारी रहना पड़ेगा और बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, बीएससी नर्सिंग जीएनएम सबको अलाउ है, तो अब सब लोग फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, समय कम मिलेगा। तो फिलहाल आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि वीडियो तीसरा होने वाला है। और डेली आपको, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक डेली आपको जो है क्यूज जो है जारी रहेगा। दोपहर 2 बजे क्यूज आपको मिलता रहेगा, तो आप लोग क्यूज जरूर देखें। आप लोग क्यूज देखेंगे और आप लोग खुद बताएंगे कि आप जितना भी मैं क्वेश्चन डेली दूंगा उसमें से आप कितना 70% भी सही कर पाते हैं या नहीं। आपको जॉब के लिए कम से कम 70% करना ही पड़ेगा, चाहे आप एमसीक्यू क्यूज में कीजिए या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कीजिए। ठीक है, 70% आपको हर हाल में लाना ही पड़ेगा जॉब लेना है तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के लक्ष्यों में क्या शामिल है। मैं आपको बता दूं कि समय समय पर हर बार जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी लागू किया गया। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वह 2017 वाला चल रहा है। ठीक है, पॉलिसी मैं बता दूं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में जो गोल था, जो लक्ष्य था, उसमें आपको पोलियो को 2005 तक उन्मूलन करना, ये भी लक्ष्य था। HIV को 2007 तक वृद्धि 0 स्तर पर लाना, ये भी सही है। MMR 2010 तक 100 करना, ये भी जो है सही है। यानी जो आपके नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के अंदर जो लक्ष्य है वह इनमें से सभी था, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन है, आशा का फुल फॉर्म क्या होता है। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है। एसेसरी सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एसेसरी सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, और यहाँ पे है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कंडोम गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है। मैं बता दूं, कंडोम एक बैरियर मेथड है। ठीक है, और यह अस्थायी विधि है, टेम्पोररी मेथड है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वो नहीं है। शारीरिक यानी भौतिक विधि है, रासायनिक विधि है, अस्थायी विधि है, या फिर प्राकृतिक विधि है। तो देखिए, आपका न प्राकृतिक है, न अस्थायी है, न रासायनिक है, तो राइट आंसर भौतिक होगा। ठीक है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अपना यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। भारत में अंधापन का समान कारण क्या है। सामान्य कारण पूछ रहा है। ऐसे अंधापन मोतियाबिंद से भी होता है, ग्लूकोमा से भी होता है, और दृष्टि से संबंधित चोट लगने से भी अंधापन हो सकता है, बट सामान्य तौर पर पूछ रहा है। ठीक है ना, ये सब जटिलता हो गया, जटिलता होने से होता है, लेकिन सामान्य कारण पर विटामिन ए की कमी जो है अंधापन का सामान्य कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में पूछ रहा है, बच्चों में चिकन पॉक्स जो होता, आप लोग सुने होंगे कि बच्चों में जो चिकन पॉक्स होता है, बच्चों में चिकन पॉक्स का पहला संकेत क्या होता है, बुखार आना, लाल दाने आना, कांप कपी होना, बेचैनी होना। तो आप लोग अक्सर देखते होइएगा कि बच्चे में जब चेचक होता है चिकन पॉक्स, तो उसमें जो है आपके बॉडी पर लाल लाल दाने, टेल रेसेज आ जाते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, निम्न में से किस संक्रामक रोग को जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है। तो जर्मन खसरा के नाम से किससे जाना जाता है, कंठमाला यानी मम्प्स को, रुबेला को, डिप्थीरिया, रोहिणी, काली खांसी। तो आपको पता होना चाहिए
जर्मन खसरा को हम लोग जो है रूबेला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब मैं बता दूं, मम्स को कंठमाला रोग कहते हैं, डिप्थीरिया को रोहिणी भी कहते हैं। तो ये दूसरा नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी पूछ देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आंत्र ज्वर यानी आंत के बुखार यानी टाइफाइड फीवर का कारकीय जीवाणु कौन सा है, यानी टाइफाइड फीवर किस जीवाणु के कारण होता है। ई कोली के कारण, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण, साल्मोनेला टाइफी और माइकोबैक्टीरियम। तो आपको पता है साल्मोनेला टाइफी के कारण आपके टाइफाइड रोग होते हैं, ठीक है, इसके जीवाणु कारण है। टाइफाइड को आंत्रीय बुखार भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में दुनिया भर से किस बीमारी का उन्मूलन किया जा चुका है। हमसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में दुनिया भर में किस बीमारी का खत्मा किया जा चुका है, उन्मूलन किया जा चुका है। चेचक का, छोटी माता का, हैजा का, काली खांसी का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी छोटी माता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे, एड्स किसके द्वारा किससे जनित रोग है। जीवाणु से है, विषाणु से है, कवक से है, प्रोटोजोआ से है। तो एड्स आपका विषाणु जनित वायरस जनित रोग है, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन है, अस्पताल अपशिष्ट प्रबंध में मानव का ऊतक, मानव के बॉडी का जो भी टिश्यू है, शरीर से निकले जो भी अंग है, किस रंग के बैग में इकट्ठा किया जाता है। सर्जरी वगैरह से कटने फटने के बाद जो भी बॉडी से ऑर्गेन निकलता है उसको किस रंग के बीन में डालते हैं, ठीक है ना। हरे रंग में, पीला में, लाल में, नीला में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है अपना क्या होगा, पीले रंग के डिब्बे में डालते हैं। 11 है, फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव कहते हैं, इसका कारण क्या होता है, जीवाणु, परजीवी, कवक, विषाणु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पैरासाइट, परजीवी होगा, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, देख सकते हैं। पूछ रहा है कि हिपोकैम्पस में नेगरी बॉडीज किस रोग की स्थिति में पाई जाती है। देखिए आपके बॉडी में मैं बता दूं, हिपोकैमस में नेगरी बॉडीज पाई जाती है। यह नेगरी बॉडीज आपको किस स्थिति में पाया जाता है, रेबीज में, खसरा में, जर्मन खसरा में या रोहिणी में। तो मैं बता दूं, जब आपको या किसी को भी रेबीज होता है, ठीक है, तो रेबीज के स्थिति में हिपोकैमस में आपको नेगरी बॉडीज पाई जाती है, ठीक है ना। 13 है, यह जो है आपको क्या करता है, डैमेज करता है नर्वस सिस्टम को, और रेबीज होता है तो आपको पता ही है कि यह तंत्रिका तंत्र को नष्ट करता है, समझ गए। 13 है, निम्न में से किस प्रकार का जीव जो है घातक मलेरिया का कारण बनता है। देखिए मलेरिया भी होता है, लेकिन मलेरिया में भी एक घातक मलेरिया का कारण कौन जीव होता है, विवैक्स मलेरिया, ठीक है, फैल्सीपेरम मलेरिया, ओवेल मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो फैल्सीपेरम मलेरिया होता है यह घातक होता है मलेरिया का, ठीक है। फैल्सीपेरम जो जीव है यह घातक होता है मलेरिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर का है, निम्न में से कौन सा इंजेक्शन सही प्रोजेस्टिन है, ठीक है ना। एक सही इंजेक्शन प्रोजेस्टिन है। देख लीजिए, आइसोक्सुप्राइन, इसे नेटा कहा जाता है, इम्प्लानी कहा जाता है, और नोर्जिएस्टेरोल। नेटा जो होता है ये आपका जो है एक सही प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ पे राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जो है की गई प्रमुख पहल कौन सा है। हमसे ये पूछ रहा है कि कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सबसे प्रमुख पहल कौन किया गया इन चारों में। कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को ड्रेसिंग सामग्री, सहायक औषधियाँ दी जाती है, क्या ये बात सही है। असंवेदनशील पैरों की सुरक्षा के लिए माइक्रोसेलुलर रबर के जूते प्रदान किए जाते हैं। पुनर्निर्माण सर्जरी कराने वाले व्यक्तियों के लिए 5,000 प्रदान किए जाते हैं, और डी में सही। तो देखिए राष्ट्रीय जो कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम है इसमें जो प्रमुख पहल किया गया वह राइट आंसर ऑप्शन डी ए सभी। मतलब एक व्यक्ति पुनः पैर सर्जरी के द्वारा निर्माण करवाता है तो उसे 5,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अगर किसी के पैर असंवेदनशील है, सेंसेटिव नहीं है, कोई संवेदन उसके पैर में नहीं दिखता है, तो उसके लिए एक रबर के जूते प्रदान किए जाते हैं। साथ में वैसे प्रभावित रोगियों को ड्रेसिंग का सामग्री और कुछ औषधियाँ भी दी जाती है, तो ये सही है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, बहुत अच्छा है। कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष की टीकाकरण रणनीति में निम्न में से किसका एक अनुप्रयोग है। यानी मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण जो है यह किसका एक अनुप्रयोग है, यानी किसका जो है एक प्रयोग है, ठीक है। तर्कसंगत कार्रवाई का सिद्धांत,
तर्कसंगत कार्रवाई का सिद्धांत, सामाजिक समर्थन का सिद्धांत, संरक्षण प्रेरणा का सिद्धांत, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण है, यह रणनीति जो है यह सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का एक अनुप्रयोग है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यह यूनिवर्सल तौर पर चलता है। तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण भी जो है इसी का एक अनुप्रयोग है। ठीक है, आगे है 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसव के बाद प्री एक्लेम्सिया अगर किसी महिला में है तो किस लक्षण के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। एक महिला है, ठीक है, प्रसव के बाद एक महिला प्री एक्लेम्सिया से ग्रसित है, तो प्रसव के बाद किस लक्षण में तत्काल डॉक्टर मेडिकल ध्यान देने की आवश्यकता है। दृष्टि से संबंधित विकृतियां, हल्का सिर दर्द, पैरों में हल्की सूजन, थकान। तो देखिए ये ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं कि हल्का सिर दर्द, पैरों में हल्की सूजन और थकान, ये तीनों नॉर्मल चीज़ें हैं, जबकि ये दृष्टि से संबंधित विकृतियां, यह अंधापन, आँखों को अंधापन ला सकता है, इसलिए सबसे पहले जरूरी ये वाला है कि दृष्टि को दिखाया जाए। ठीक है ना। 18 है, कहता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आमतौर पर किस तापमान रेंज पर किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है यह आमतौर पर किस तापमान रेंज में, 80 से 90, 180 से 90, 100 से 110, 121 से 131 एंड 160 से 170 सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर अपना डी होगा। ठीक है ना, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का रेंज। 19 नंबर है, नवजात नेत्र रोग की रोकथाम के लिए अनुशंसित एजेंट है। मतलब कहा गया है कि एक नवजात बच्चा है, उसको आँख में किसी प्रकार का अगर समस्या होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए कौन सा एजेंट को जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट घोल का, एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट का, जेंटामाइसिन ड्रॉप का, टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट का। ठीक है ना। 20 है, महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया विशेष रूप से निम्न कारणों से होता है। एक महिला है, उसमें आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है, तो वह विशेष रूप से किन कारणों से हो रहा है। उच्च शारीरिक गतिविधि से, या मासिक धर्म में खून की कमी से, रजनोवृत्ति के बाद हार्मोनल परिवर्तन से, या आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से। तो आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है, मुख्य रूप से वह मासिक धर्म के समय खून ज़्यादा निकल जाता है, जिसके कारण खून की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यह बी होगा। ओके, आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। थर्मोलेवाइल सामग्रियों के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन विधि सबसे उपयुक्त है। जो भी थर्मो का बना हुआ सामान होता है, थर्मोल होता है, इसके जो भी बने हुए सामग्री होते हैं, इसके स्टरलाइज के जो सबसे उपयुक्त विधि जो होता है वह आपका कौन होगा। आयोनाइजिंग विकिरण, एथिलीन ऑक्साइड, भाप ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो सबसे अच्छा होता है भाप ऑटोक्लेव, जो थर्मोकोल के बने हुए सामान होते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक्यूट नर्सिंग केयर सेटिंग है। नर्सिंग केयर मतलब नर्सिंग देखभाल का एक सेटिंग है। कौन। प्राकृतिक वातावरण का परिवार के साथ साझा किया जाना, ग्राहक के मूल्यों के आधार पर पारस्परिक रूप से किए गए हस्तक्षेपों के साथ स्वायत्ता अभ्यास, बीमारी के साथ विरोधाभास और देखभाल का उद्देश्य बीमारी को खत्म करना, परिवार की सामग्री में देखा गया ग्राहक। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जहाँ भी ग्राहक दिया है, ग्राहक से कोई मतलब नहीं है नर्सिंग में। ठीक है, नर्स को ग्राहक से कोई मतलब नहीं है। तो ए ऑप्शन और ए ऑप्शन तो पहले ही गया। ठीक है ना, बचता है 2 ऑप्शन। प्राकृतिक वातावरण का परिवार के साथ साझा किया जाना। ठीक है ना, तो परिवार के साथ साझा करने का क्या मतलब बनता है। यहाँ पे तो नर्सिंग केयर का सेटिंग बता रहा है, तो नर्सिंग केयर के सेटिंग का मतलब ही होता है कि आपको बीमारी को ख़त्म करना या बीमारी के साथ विरोधाभास करना। बीमारी के साथ विरोधाभास करना मतलब बीमारी व्यक्ति में हुआ और हम बीमारी के विरोधा काम करने लगे, मतलब उसे ख़त्म करने के लिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्सिंग सेटिंग के लिए। अच्छी बात है। ठीक है ना। आगे है प्रसव के बाद। ठीक है ना, प्रसवोत्तर उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के लिए पसंद की दवा कौन सी है। कह रहा है कि प्रसव के बाद उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन के प्रबंध के लिए कौन सी दवा जो है पसंद की है।
एटेनोनॉल, लेवेटालोल, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मिथाइल डोपा। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन बी लेवेटालोल जो है यह अच्छी दवा है, पसंद की दवा है, ठीक है। 24 है डैश वृषण के बगल में एक कुंडलित नलिका, ठीक है ना, एक कुंडलित नलिका है जहां शुक्राणु होते हैं और टेम्पोररी रूप से थोड़े समय के लिए वहां पे जमा भी होते हैं शुक्राणु, उसे क्या कहते हैं? भास डिफरेंस, अंडकोश, सेमिनिफरस ट्यूब एंड अधिवृष, एपिडाइडेमिस। तो मैं बता दूं, आप लोग पढ़े होंगे कि एपिडाइडेमिस एक कुंडलित नलिका होती है जिसमें थोड़े समय के लिए वृषण आपके रुकते भी हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन है पित्त डैश के पाचन में सहायक होता है। पित्त किसके पाचन में सहायक होता है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। 26 नंबर का है विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम इज द लार्जेस्ट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में सबसे बड़ा जो है तंत्र कौन सा होता है? ठीक है, ऑप्शन है एंटीगुमेंट्री सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जिसे हम लोग त्वचा वाला कहते हैं ना, वही एंटीगुमेंट्री सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में नर्सिंग मूल्यांकन का सही क्रम है? नर्सिंग मूल्यांकन कहा जाए तो जो लोग नर्सिंग प्रोसेस जानते हैं वह आराम से बना देंगे। आपको पता है नर्सिंग प्रोसेस का 5 चरण होता है, बट यहाँ पे 5 नहीं देकर 4 ही दिया गया है, सब ऑप्शन में 4 ही है, बट उस 4 में भी जो सही है उसको आपको बताना है नर्सिंग मूल्यांकन का सही क्रम कौन है। तो कार्यान्वय, नियोजन, मूल्यांकन, निदान, ये तो उल्टा पलटी दिया है, गलत हो जाएगा। नियोजन, निदान, मूल्यांकन, नियोजन पहले आ गया, गलत। निदान, ठीक है, नियोजन, कार्यान्वय, मूल्यांकन, और यही ऑप्शन सी सही है। सबसे पहले क्या होता है आपका? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं? आकलन करते हैं। आकलन के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस बनता है दूसरा। तीसरा में प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है, एंड चौथा में हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड पांचवा में लास्ट में हम लोग इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 है पित्त स्राव बाइल सिक्रेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक निम्नलिखित में से कौन सा है? एक है सिक्रेटिन है, ठीक है, कोलीसाइटोकिन है, और बाइल एसिड है, और बाइल साल्ट है। तो पित्त स्राव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक स्टिमुलेट होते हैं वह होंगे आपके कोलीसाइटोकाइनिन, ठीक है, कोलीसाइटोकाइनिन, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 29 है मिर्गी किससे संबंधित है? मिर्गी, मिर्गी किससे संबंधित है आपको पता है? मिर्गी आपको ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी गुर्दा, सी अमाशय, डी हृदय। तो मिर्गी एक प्रकार का नर्वस से रिलेटेड समस्या है, तो यह मस्तिष्क से संबंधित है। 30 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लक्षण बच्चों में उच्च रक्तचाप में अधिकता पाई जाती है? तो उच्च रक्तचाप में कौन सा जो है लक्षण अधिकता पाया जाता है? सिर दर्द, अंधापन, नाक से रक्त आना, इनमें से कोई नहीं। तो हाइपर टेंशन में आपको पता है कि नाक से रक्त आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 31 है बच्चों में मूत्र के संक्रमण का मुख्य कारण क्या होता है? तो मूत्र का जो सबसे मुख्य कारण जो होता है वह कौन होगा? ई कोलाई, प्रोटियस, कैंडिडा, स्यूडोमोनास। तो राइट आंसर ई कोलाई, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। 32 है जन्म के बाद नवजात शिशु कितने समय में मूत्र त्याग देता है? तो मैं बता दूं ऐसे तो नॉर्मली ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, बट 24 घंटे के अंदर बच्चे नॉर्मल तौर पर मूत्र त्याग देनी चाहिए। अगर नहीं त्यागता है तो फिर वो मेडिकल चिकित्सीय स्थिति बन जाता है, ठीक है ना। और इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए होगा पहले 48 घंटे। तो पहले 48 घंटे में 24 घंटे भी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पे है देख लीजिए 34 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर? क्वेश्चन ए कह रहा है कि सबसे अच्छा स्वाभाविक प्रदर्शनी संग्रह स्थल कौन है? ठीक है ना, स्वाभाविक प्रदर्शन संग्रह स्थल, प्रदर्शनी के समीप, प्रदर्शनी से दूर, प्रदर्शनी से पहुंच से बहुत दूर, इनमें से कोई नहीं। प्रदर्शनी कहने का मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेशन, जो आपको करके दिखाता है आपके समुदाय में, ठीक है ना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रदर्शनी होता है। तो प्रदर्शनी के सबसे संग्रह स्थल, स्वाभाविक अच्छा संग्रह स्थल वो होता है जहाँ से आप उसके नज़दीक से रहते हैं, नज़दीक से देखते हैं, ठीक है। 35 है कौन सा प्रदर्शनी संग्रह स्थल प्रदर्शनी के रख रखाव के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, उपयुक्त नहीं है। ठंडा और नम जगह, न गर्म और नम जगह,
पथरीली जगह, पहाड़ी जगह। तो देखिए कोई भी सामान अगर जो प्रदर्शनी वाला है या कोई भी ऐसा सामान आप नमी वाले जगह पर, गर्म जगह पर रखते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। दवाई कहीं ले लीजिए तो आप नमी वाले जगह और गर्म जगह में रखिएगा तो ख़राब हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। 36 है, प्रदर्शनी जगह के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है, सॉरी प्रदर्शनी संग्रह के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है। प्रदर्शनी के तुरंत बाद, प्रदर्शनी के प्राप्त के पहले, प्रदर्शनी के प्राप्त के समय, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रदर्शनी के तुरंत बाद का समय जो होता है सबसे अच्छा होता है, ठीक है। 37 है, स्टेरिलाइजेशन क्या है, सभी जीवों को मार देना, किसी सब्जेक्ट से सभी परजीवियों को हटाना, दूसरे जीवों के साथ संभोग करना, किसी वस्त्र, उपकरण या स्थल को स्वच्छ करना। देखिए स्टरलाइजेशन जो होता है आप किसी वस्तु या उपकरण को या स्थल को साफ करने के उपयोग में लाते हैं, ठीक है, ये हो गया। आगे क्वेश्चन है 38 नंबर, प्रसर्व पूर्ण यानी प्रसर्व के पूरा होने पर काउंसलिंग के दौरान एक दाई को निम्नलिखित में से किस विषय पर शिक्षा और परामर्श प्रदान करना चाहिए। मतलब प्रसर्व हो गया है, बच्चा जन्म ले लिया है, उसके बाद काउंसलिंग करने में एक नर्स को या एक दाई को जो है निम्नलिखित में से किस विषय पर शिक्षा और परामर्श प्रदान करना चाहिए। पोषण और व्यायाम पर, प्रसव पीड़ा के लक्षण और संकेत पर, प्रसव के बाद देखभाल पर। तो आप बताइए क्या पोषण या व्यायाम पर देना चाहिए शिक्षा और परामर्श, प्रसव पीड़ा के लक्षण और संकेत पर देना चाहिए, प्रसव के बाद देखभाल पर देना चाहिए शिक्षा और परामर्श, बताना है। केवल 1 और 3, 1 2 3, 2 3, 1 और 2। तो आप खुद समझिए एक महिला प्रसव कंप्लीट कर चुकी है, बच्चे को जन्म दे चुकी है, तो उस कंडीशन में उसे क्या क्या शिक्षा और परामर्श दे सकते हैं। तो पोषण और व्यायाम बिल्कुल दे सकते हैं कि भाई अच्छा पोषण लेना है, व्यायाम करते रहना है जिससे शरीर चुस्ती फुर्ती बना रहे। प्रसव पीड़ा के लक्षण और संकेत, लेबर के बाद फिर भी पेन और फिर भी कुछ चीज़ें होता है समस्या, तो उसको लक्षण और संकेत पर ध्यान देने के लिए बोलेंगे, ये भी बात सही है। प्रसव के बाद देखभाल, प्रसव के बाद भी उचित देखभाल जरूरी होता है, तो इसके लिए भी हम शिक्षा और परामर्श देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ये सब समझने वाला क्वेश्चन है। आगे है 39, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में आवश्यक स्टॉक को इंडेंट करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण कारक क्या है। देखिए जब आप क्या करते हैं, मैं बता दूं कि जब आप अस्पताल में काम करते हैं तो आपको अस्पताल से बहुत सारे चीज़ों को इंडेंट करना पड़ता है, स्टॉक में अपने वार्ड में लाना पड़ता है, जिसमें मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, सलाइन हो गया, इंजेक्शन हो गया, सिरिंज हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे चीज़ को इंडेंट करना पड़ता है, समझ गए, बहुत सारे चीज़ों को इंडेंट करना पड़ता है। तो उस इंडेंट को करने और बनाए रखने के लिए अपने स्टॉक में क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले मांग की परवाह किए बिना हर महीने समान मात्रा में आपूर्ति का ऑर्डर देना। क्या आप मांग मतलब बिना खपत के हर महीने समान मात्रा में आप ऑर्डर देते रहेंगे। अस्पताल में खपत नहीं है फिर भी आप अपने वार्ड से ऑर्डर देते रहेंगे, क्या सही है। भविष्य में कमी से बचने के लिए बड़ी मात्राओं में दवाओं का भंडारण करना। अब आप ये सोचकर पहले ही ऑर्डर कर देना, भंडार कर लेना, स्टोरेज कर लेना कि भविष्य में कहीं ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, क्या ये आप करेंगे। गुणवत्ता पर विचार किए बिना केवल सबसे कम महंगी आपूर्ति खरीदना। क्या आप अपने स्टॉक को पूर्ति करने के लिए, बनाए रखने के लिए आप गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देंगे, क्या ये सही है, आप खुद सोचिए। आगे है बजट की गति और भंडारण क्षमता के साथ आवश्यक आपूर्ति की आवश्यकताओं को संतुलित करना। तो इसमें सबसे अच्छा यही है कि भाई बजट की गति और भंडारण क्षमता कितना है, इसके साथ आप आवश्यक आपूर्ति आवश्यकता को संतुलित कीजिए। मतलब मांग कितना है, बजट अस्पताल का कितना है और हमारा कैपेसिटी कितना है स्टोरेज का, इन सब को एक साथ संतुलित करते हुए हम जो है आपूर्ति करेंगे। तो ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है ना। ये सब समझने वाला है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 40 नंबर है स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के संबंध में प्रभावी रिकॉर्ड कीपिंग रोगी सुरक्षा में कैसे योगदान देती है। यानी देखभाल के प्रबंध के संबंध में आप एक इफेक्टिव रिकॉर्ड रखते हैं, वह रोगी के लिए कैसे सुरक्षा देता है, बताना है। गोपनीयता उल्लंघनों को कम करने के लिए रोगी की जानकारी साझा करने की सीमित करके। क्या आप रोगी के जो भी गोपनीयता मतलब सभी का सीक्रेट चीज़ें होता है, ठीक है ना, जानकारियाँ होती हैं, तो गोपनीयता उल्लंघनों को कम करने के लिए रोगी की जानकारी साझा करने को सीमित करके
ठीक है ना, क्या ये सही है? रोगी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के बजाय केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करके, गलत। एक जटिल प्रारूप में रिकॉर्ड बनाए रखकर जिसे केवल वरिष्ठ चिकित्सा कर्मचारी ही समझ सके, गलत। व्यापक रोगी डेटा प्रदान करके सटीक निदान और उपचार में सहायता करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन डी राइट है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है स्पष्ट रूप से कह रहा है क्वेश्चन में, स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भ अवस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि हो जाती है? तो मैंने आपको अलग कितना बार बता चुके हैं कि लगभग 10 से 12 केजी का जो है एक महिला में वृद्धि हो जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है, ठीक है, बताना है। HIV संचरण की दर पुरुषों से महिलाओं में ज़्यादा होती है, ये कोई बात नहीं है, गलत है। स्तनपान के द्वारा भी HIV का संचरण हो सकता है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है, तो देख लीजिए गलत कौन सा है। HIV संचरण की दर पुरुषों से महिलाओं में ज़्यादा है, बात सही है, ठीक है। स्तनपान के द्वारा भी HIV का संचरण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। संक्रमित माता से उनके नवजात में HIV संचरण होने की संभावना लगभग 14 से 25% होती है, बिल्कुल होती है। HIV संचरण की दर पुरुषों से महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होती है, गलत, ठीक है ना। HIV की संचरण की दर महिलाओं से पुरुषों में यानी महिला से पुरुष में होने का, यानी पुरुष से महिला में, सॉरी, महिला से पुरुष में फैलने का क्या पुरुषों से महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होती है? तो नहीं, ये बातें गलत है। आगे है 43 नंबर, रक्त तथा मूत्र में HCG की अधिकतम मात्रा पहुंचती है, कितना पहुंचती है, कितने समय में गर्भ अवस्था के? तो रक्त और मूत्र में HCG की अधिकतम मात्रा गर्भ अवस्था के कितने दिन के बीच पहुंचता है अधिकतम? 10 से 30 दिन, 60 से 70, 4 से 5 महीने, 4 से 5 दिनों में। तो राइट आंसर 60 से 70, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है जेनाइटल प्रोलैप्स। जेनाइटल प्रोलैप्स के लक्षणों में शामिल है, क्या शामिल है? जेनाइटल मतलब जो जनांग होते हैं उसके प्रोलैप्स में मतलब उसके जो प्रोलैप्स हो जाता है उसमें क्या शामिल है? मूत्र त्यागने में परेशानी होना, सही है। पीठ दर्द होना, मल त्यागने में परेशानी, उपरोक्त में से सभी, तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर का क्वेश्चन है, क्लिनिकल थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है किससे? सेवलॉन के स्पिरिट से, फिनॉल से, सूर्य प्रकाश से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अपना सेवनॉल होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। 40 नंबर है, निम्न में से हॉट एयर ओवन मेथड से डैश को डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो हॉट एयर ओवन जो होता है इससे हम किसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं? तो गर्म हवा से हम लोग ग्लासवेयर, स्वेब, शार्प इंस्ट्रूमेंट, इन सब को जो है हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। 47 है, निम्न में से निर्जीवाणुकरण की विधियां कौन हैं? शुष्क उष्मा, नम उष्मा, रासायनिक पदार्थ, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, चाहे वो ए हो या ए हो, सब जो है इसका राइट होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, 48 है, निम्नलिखित में कौन सा सही विषय है? कचरा निस्पंदन यानी कचरा प्रबंधन का। कचरे को जलाकर निस्पंदन करने को पाइरोलिसिस कहते हैं, क्या कहते हैं? कचरे को खोदकर निस्पंदन करने को कंपोजिटिंग कहते हैं। घरेलू कचरे को समुद्र में फेंकने को सीवेज डिस्पोजल कहते हैं। उपरोक्त के सभी विकल्प सही है। तो मैं बता दूं, इसमें जो कचरे प्रबंध के बारे में जो सही है वह ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। खोद कर कचरे को डालने को कंपोजिटिंग कहते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया है। कह रहा है, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को ब्लैक बोर्ड पर देखने में कठिनाई हो रही है, ठीक है। डॉक्टर राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ाने को कहते हैं जिनमें निम्नलिखित पोषण तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इस क्वेश्चन को कहानी बना दिया है और इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। विटामिन ए की मात्रा बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है देखने की शक्ति, आंखों की क्षमता में सुधार आएगी, ठीक है ना। 50 नंबर है, बेरी बेरी नामक रोग किस विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन B12, B2, B1, B3। तो जो थायमिन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। थायमिन के कारण आपके बेरी बेरी होता है, ठीक है। कैल्शियम फास्फोरस के उपयोग धारण के लिए डैश आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस के लिए आपको विटामिन डी का उपयोग करना जरूरी है, ठीक है। 52 है, डैश की कमी के कारण रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है,
ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आज मैंने यहाँ पे आपको टोटल 52 क्वेश्चन कराया। आप लोग बताइए 52 में कितना का जवाब आप लोग दे पाएँ। अगर 52 में अगर आप लोग समझिए 40 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएँ, मतलब आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन था वो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन थे। तो आप लोग बताइए कि 40 क्वेश्चन आप लोग कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। कि आज मैंने जो 52 क्वेश्चन कराया, आप सभी पढ़ चुके हैं, जीएनएम बीएससी के कैंडिडेट होंगे। तो आप लोग बताइए इसमें 52 में कितना सही कर पाए हैं, कितना क्वेश्चन आपको ईमानदारी से खुद से आता था। अगर आप इसमें से 40 से लेकर 42 क्वेश्चन अगर आप सही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है पढ़ाई में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हम उतना हार्ड नहीं डाले थे, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते थे, मॉडरेट क्वेश्चन था जो कि हर कोई जो है 40 क्वेश्चन कर सकते थे पढ़ने वाले। तो अगर 40 क्वेश्चन नहीं हो पाया और अगर आप इसमें 20-25 क्वेश्चन ही सही कर पाए हैं, मतलब समझ लीजिए आपकी जो तैयारी है वह जीरो है, ठीक है, जीरो है, जीरो तैयारी है। ओके, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग जरूर बताइए। डेली क्यूज देखने के लिए दोपहर 2 बजे आइएगा। आज तो ये संडे था, इसलिए मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिया। बाकी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है मैं आपको क्यूज ही कराऊंगा और क्यूज ही लेकर अभी आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।